स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द म्यांमार के पर्सपेक्टिव से है। म्यांमार एंड थाईलैंड के वहाँ पे डिजास्टर सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है अर्थक्वेक की वजह से। इसमें मोर इम्पैक्ट है वो म्यांमार के वहाँ पे देखने के लिए मिला। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं वो भी हायर हैं। बट स्टूडेंट्स ये जो न्यूज़ है वहाँ पे पावर कैप्चर का जो टसल है उसके रिगार्डिंग में है। 2021 के समय में म्यांमार के वहाँ पे मिलिट्री के द्वारा जो पावर है उसको टेक ओवर कर लिया गया था। उसी के अगेंस्ट में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना रिबेलियन है जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट करते हैं और इनके द्वारा भी कुछ एरियाज़ के अंदर में आप देखिए कि पावर का जो कैप्चर है म्यांमार के कुछ एरिया के अंदर में। तो उसी के रिगार्डिंग में जो रेबल ग्रुप्स हैं जिसके अंदर में नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है उनके द्वारा कहा गया है कि म्यांमार का जो मिलिट्री है उनके द्वारा इस अर्थक्वेक के इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान में अर्थक्वेक इफेक्टेड जो रीजन्स हैं वहाँ पे अटैक है वो किया गया। अब अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स हमारे यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड ये न्यूज़ किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, तो आप देखिए कि म्यांमार के जो रीजन्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ इस न्यूज़ के अंदर भी कुछ रीजन्स के बारे में मेंशन है वो किया गया है। क्या यूपीएससी के द्वारा रीजन के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं? यस स्टूडेंट्स, 2023 या 24 का जो पेपर है उसको आप देखना। उसके अंदर में आप देखिए कि म्यांमार के वहाँ पे एक रीजन है कचिन स्टेट। कचिन स्टेट जो कि इंडिया के साथ में ही अपना एरिया है वो शेयर करता है, इंडिया के ही नियर बाई एरियाज के अंदर में सिचुएटेड है। तो वहाँ से उसको मैच द कॉलम के अंदर एक क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। कुछ आपको प्लेस मेंशन कर दिए जाएंगे, कंट्री के साथ में उसको रिलेट करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे रीजन हैं वो सिचुएटेड हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स म्यांमार का जो मैप है उसको एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं। सपोज कीजिए इस तरीके से म्यांमार है वो सिचुएटेड है। म्यांमार का जो इंडिया के साथ में एरिया शेयर करने वाला जो रीजन है उसको स्टूडेंट्स हम किसके नाम से जानते हैं? चीन स्टेट के नाम से उसको हम जाना करते हैं। फिर आप देखिए कि म्यांमार का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एक रीजन है जो कि ओपियम प्रोडक्शन की रिगार्डिंग है कि म्यांमार के वहाँ पे जो 90% ओपियम का जो प्रोडक्शन हुआ करता है वो उसी रीजन से होता है जिसको कि हम शान स्टेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से स्टूडेंट? शान स्टेट है। इधर कौन सा है इंडिया के साथ में? ये चीनी स्टेट है। फिर आप देखिए कि रखाइन का एरिया है, रखाइन स्टेट, जहाँ पे आप देखिए कि डेट रोहिंग्या मुस्लिम्स का प्रेजेंस है। अराकन आर्मी है, अराकन आर्मी भी कंटिन्यूस फाइट कर रहा है म्यांमार का जो डिक्टेटरशिप है उसके अगेंस्ट में, जो मिलिट्री रूल है उसके अगेंस्ट में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि रखाइन स्टेट है और ये हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो मानसून के रिगार्डिंग में भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मानसून के समय हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका जो विंड्स हैं यहाँ पे अराकन जो माउंटेन्स हैं उनसे डिफ्लेक्ट होते हमारे टेरिटरी के अंदर में एंटर है वो करती हैं। या आप जब ज्योग्राफी को रीड करोगे, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी को अगर आप रीड करोगे तो वहाँ पे इनका इम्पोर्टेंस आपको बताया गया है अराकन जो हिल्स हैं उनके बारे में। तो स्टूडेंट्स एक तो रखाइन स्टेट है जो कि कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है, चिन स्टेट है, शान स्टेट है और भी काफ़ी सारे एरियाज हैं बट ये कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में हुआ है वो करते हैं। इंडिया के साथ में एक एरिया शेयर करने वाला जो रीजन है जिसको कि संगाइंग रीजन के नाम से भी जानते हैं, सगेन या संगाइंग रीजन के नाम से भी जाना करते हैं, जो इंडिया के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था म्यांमार के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। इंडिया के साथ में किस तरीके से रिलेशंस है, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट करने के रिगार्डिंग में कालधन जो मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है वो भी हमने यहाँ पे लॉन्च है वो किया था कि जिसके थ्रू हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसके साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको बेटर वे के अंदर में बूस्ट है वो किया जा सके। और भी आप देखिए कि आपको जो BCIM का जो इनिशिएटिव है, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार का जो इनिशिएटिव है उसके अंडर भी यहाँ पे म्यांमार है उसका पार्ट है। ये भी यूपीएससी ने एक बार अभी रिसेंटली 2023 के पेपर के अंदर में क्वेश्चन पूछा था क्योंकि आप देखिए कि इसके अंदर में के नाम का जो सिटी है उसको कनेक्ट करना है के नाम के साथ में। चाइना के वहाँ पे कनमिंग नाम का एक सिटी है उसको कनेक्ट किसके साथ में करना है? कोलकाता के साथ में। इस जो एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है BCIM, बांग्लादेश चाइना इंडिया और म्यांमार का। तो ये तो देखिए कि इन्फॉर्मेशन हुआ म्यांमार के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस डिजास्टर सिचुएशन के अंदर में क्या जो रिलीफ है वो प्रोवाइड किया गया है, तो मिशन जो ब्रह्मा है उसको लॉन्च किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा
और जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है किसी भी कंट्री के अंदर में जिसके साथ में इंडिया के अच्छे रिलेशन हैं या वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट का ज़रूरत है, तो इंडिया ऑलवेज आप देखिए कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप से रोल है वो प्ले करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताइए फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि कुछ ऐसे कंट्री हैं जो कोविड-19 के समय अपना वैक्सीन है उसको नहीं डेवलप कर सकते थे, तो उन सभी कंट्रीज़ को, मैक्सिमम कंट्रीज़ को वैक्सीन मैत्री या वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू हमारी गवर्नमेंट के द्वारा वैक्सीन है वो प्रोवाइड किया गया। फिर आप देखिए कि 2014 के समय म्यांमार, जो कि हमारे सदर्न वेस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है, साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, तो वहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स, मालदीव मालदीव के वहाँ पे डेट जब वहाँ पे वाटर का जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो फेलियर होता है, तो इंडिया फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप से वाटर को प्रोवाइड करता है वहाँ पे। 1988 के समय आप देखिए कि वहाँ पे डेट कुछ रेबल ग्रुप्स के द्वारा पावर को कैप्चर करने का कोशिश किया गया था, तो इंडिया के द्वारा, इंडियन फोर्सेज के द्वारा ऑपरेशन कैक्टस को लॉन्च किया गया। वहाँ पे पावर कैप्चर है उसको जो भी वहाँ पे रेबेलियन था उसको क्या आप देखिए कि डिसफंक्शनल है वो किया गया। 2 ईयर बैक आप देखिए कि जब अर्थक्वेक का सिचुएशन सीरिया एंड टर्की के वहाँ पे होता है, तो उस समय भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा मिशन ऑपरेशन दोस्त के थ्रू जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड है वो किया गया था। तो ये कुछ इंडिया के रेस्पॉन्स के बारे में हमने रीड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेन की डिरेलमेंट के बारे में है। उड़ीसा के वहाँ पे कटक का जो रीजन है, कटक वहाँ पे एक सिटी है जहाँ पे आप देखिए उसके नियर बाई एरिया के अंदर में ट्रेन का डिरेलमेंट होता है। तो ट्रेन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बेंगलोर कामाख्या वो ट्रेन है, बेंगलोर कामाख्या वो ट्रेन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। कामाख्या कहाँ पे है? कामाख्या आप देखिए कि आसाम के अंदर में सिचुएटेड है। गुवाहाटी के वहाँ पे नीलांचल हिल्स का एरिया है जहाँ पे शक्ति का एक इम्पोर्टेंट वो प्लेस है, शक्ति का एक इम्पोर्टेंट प्लेस है कामाख्या माता, जहाँ पे आप देखिए कि उनका वर्शिप है वो किया जाता है। कामाख्या माँ का जो वर्शिप है वो किया जाता है गुवाहाटी के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ है, तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में जो कमेटी है जो उनके द्वारा एग्जामिन किया जाएगा क्या ऐसे रीजन है। तो कमीशन फॉर एक रेलवे सेफ्टी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा कम्प्लीटली अपना रिपोर्ट्स है वो प्रिपेयर किया जाता है जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई भी कैजुअलिटी है वो हुआ करती हैं ट्रेन्स के रिगार्डिंग में। बट आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में नहीं है। 1961 के समय इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट तो किया गया। ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में है स्टूडेंट्स? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो सिविल एविएशन का मिनिस्ट्री है उसके अंडर में है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि रेलवे बोर्ड भी हुआ करता है जो कि हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे के फंक्शनिंग के रिगार्डिंग में अपना जो वर्क है उसको कैरी आउट करता है। कॉलोनियल एरा के समय ही रेलवे बोर्ड है वो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 1901 के समय में कॉन्स्टिट्यूट होता है। फिर आप देखिए कि 21 के समय उसके अंदर कुछ चेंज होते हैं रेलवे बोर्ड के अंदर में। और हाईएस्ट हमारे यहाँ पे प्रेजेंट समय में एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप से वो वर्क करता है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में। तो ये कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी के बारे में हमने रीड किया। यहाँ पे उड़ीसा के कहाँ पे हुआ है ये इंसिडेंट? कटक के वहाँ पे, जहाँ से महानदी नाम का जो रिवर है वो फ्लो करती है। महानदी रिवर हमारे इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स के अंदर में मेजरली उसका फ्लो हुआ करता है? मेजरली आप देखिए कि छत्तीसगढ़ है, फिर है उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वहाँ पे महानदी का जो फ्लो है, महानदी के ऊपर ही आप देखिए कि हीराकुंड नाम का जो डैम है वो हमने कंस्ट्रक्ट है वो किया है। तो ये बेसिकली ट्रेन के बारे में हमने देखा। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंट रीजन्स के अंदर में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है इस अप्रैल एंड मार्च का जो मंथ है उस दौरान में। तो स्टूडेंट्स मराठी न्यू ईयर है, गुड़ी पड़वा का जो फेस्टिवल है उसको यहाँ पे फोटो के थ्रू शो किया गया है। आप देखिए कि मराठी लैंग्वेज को रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो भी दिया गया था। 5 लैंग्वेज हैं जिनको कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था मराठी के साथ में। कौन कौन सा है 5 लैंग्वेज स्टूडेंट्स? आसामीज है, आसाम में जो बोली जाती है आसामी है। वेस्ट बंगाल के वहाँ पे बोलने वाली बंगाली है, आसामी है, बंगाली है। महाराष्ट्र के वहाँ पे मराठी है, और भी अदर एरियाज़ के अंदर में बोली जाती हैं ये लैंग्वेज, पर मेजरली जो यहाँ पे हैं। और फिर स्टूडेंट्स पाली है। पाली के अलावा फिर आप देखिए कि प्रकृत है, प्रकृत लैंग्वेज है वो यहाँ पे। प्रकृत जो लैंग्वेज है वो आप देखिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी सातवाहना डायनेस्टी का।
ये क्वेश्चन काफ़ी बार पीसीएस एग्जाम्स के अंदर में पूछ लिया गया था कि सातवाहनाज का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सा था, वो प्राकृत लैंग्वेज था। तो टोटल 5 लैंग्वेज हैं जिनको कि न्यू क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। उससे पहले कौन कौन सा हुआ करती थी? हमारे सदर्न इंडिया के स्टेट्स का जो मेजरली लैंग्वेज है तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ा है, फिर आप देखिए कि तेलुगु है, और नॉर्दर्न पार्ट का या कंप्लीट इंडिया का आप संस्कृत के रूप से याद रखिए, और उड़ीसा के वहाँ पे ओडिया लैंग्वेज है। तो टोटल 6 लैंग्वेज पहले हुआ करती थी, 5 न्यू लैंग्वेज हैं। तो टोटल आप देखिए कि 11 लैंग्वेज हैं जिनको कि क्लासिकल लैंग्वेज का टाइटल है। शेड्यूल लैंग्वेज कौन कौन सा है स्टूडेंट? 22 हैं शेड्यूल लैंग्वेज, जो कि आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में कम था, फिर उनको डिफरेंट अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू उनको ऐड है वो किया जाता है, अलग अलग अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उनको ऐड किया जाता है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और आप देखिए उससे पहले सिंधी लैंग्वेज है। तो टोटल आप देखिए कि 8 लैंग्वेज हैं उनको ऐड किया गया था। तो पहले 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, बाद में 22 होता है अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू में। तो ये हमने लैंग्वेज के बारे में देखा। अब आप देखिए कि जो पार्कर सोलार प्रोब है उसके बारे में हम रीड करेंगे। पहले तो आप देखिए कि आपसे यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसा अगर कोई न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये किस एजेंसी का है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसरो है, नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, रसिया का जो है उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे इस तरीके से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी बेसिक मिशन के बारे में, कोई किसी भी प्लानेट के रिगार्डिंग में है और किसका वो है बेसिकली। नेक्स्ट आप देखिए कि सोलार के रिगार्डिंग में है, सोलार का है, ये नासा का है, मिशन जो है वो नासा का है। इसके रिगार्डिंग में डेवलपमेंट क्या हुआ है स्टूडेंट? डेवलपमेंट ये हुआ है कि सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा अर्थ है वो सिचुएटेड है, और यहाँ पे जो सन है वो सिचुएटेड है स्टूडेंट। तो हमने भी हमारा बेसिकली सोलार का जो स्टडी है उसके रिगार्डिंग में हमने भी हमारा एक मिशन है वो सेंड किया था, जिसका क्या नाम है स्टूडेंट्स? आदित्य। आदित्य L1 उसका नेम है। आदित्य L1 जो सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसका 1% एरिया को कवर करता है। L1 पॉइंट है वहाँ पे वो सिचुएटेड है। बट अगर हम बात करें इस पार्कर जो सोलार प्रोब के बारे में, तो आप देखिए कि डेट सन का जो टोटल डिस्टेंस है वो 6 मिलियन किलोमीटर के आसपास रहा है। आदित्य आप देखिए कि 150 मिलियन किलोमीटर है वो डिस्टेंस है उसका। न्यूक्लियर फ्यूजन का जो वहाँ पे प्रोसेस होता है, कैसे सोलार जो सनलाइट है वो क्रिएट होती है, तो उसका स्टडी है, सन का जो स्टडी है वो कैरी आउट है वो किया गया है इसके द्वारा। काफ़ी ज़्यादा जो कम डिस्टेंस है उसको कवर है वो कर लिया गया है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे डिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से पूछ लिया जाए, एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि आदित्य मिशन मोर क्लोजर टू द सन है, वो नहीं है, पार्कर मिशन मोर क्लोजर टू द सन है। या आपसे फिर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू क्रिएट होती है या किस तरीके से सनलाइट है वो क्रिएट होती है, तो ये आपसे ऐसे जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, साइंस के पेज के ऊपर ही आप देखिए कि साउथ कोरिया के वहाँ पे जो वाइल्ड फायर का जो सिचुएशन है जो इस दौरान में आपको देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली समर के समय में। हमारे भी काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वाइल्ड फायर के इंसिडेंट होते हैं इसी समय में, अप्रैल मई है, जून का समय है। तो स्टूडेंट्स वाइल्ड फायर के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे नंबर ऑफ वाइल्ड फायर हैं वो इंक्रीज हुई हैं। साउथ कोरिया का एक बार लोकेशन को हम देखेंगे। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये कोरियन पेनिनसुला है, सपोज कीजिए कोरियन पेनिनसुला है, नॉर्दर्न कोरिया है, सदर्न कोरिया है। सदर्न कोरिया के यहाँ पे इसके कुछ आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड आप देखिए कि न्यूज़ के अंदर भी था, जेजू आइलैंड। जेजू आइलैंड क्यों न्यूज़ के अंदर में था स्टूडेंट? जेजू एयरलाइंस का कुछ फ्लाइट है जिसके अंदर में कुछ इंसिडेंट होता है, उसकी वजह से न्यूज़ के अंदर में था। साउथ कोरिया के वहाँ पे काफ़ी सारी वाटर बॉडीज सिचुएटेड हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि येलो सी है। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? येलो सी है। यहाँ पे बेसिकली जापान के जो आइलैंड्स हैं उनका एक्सटेंशन है। ईस्टर्न पार्ट के अंदर में स्टूडेंट्स ईस्ट सी है, जिसको कि सी ऑफ जापान के नाम से भी जानते हैं। सी ऑफ जापान है, या इसको ईस्ट सी के नाम से भी जानते हैं, ईस्ट सी के नाम से, जो कि आप देखिए कि जापान का एक आइलैंड है जो कनेक्ट करता है इसको लेटर फेज के अंदर में पैसिफिक के साथ में। वहाँ पे भी एक स्ट्रेट है वो पास होती है। ये वाटर बॉडीज, ये जो हम एरियाज डिस्कस करते हैं, ये आप अपने एटलास के अंदर में प्रैक्टिस किया कीजिए, जिससे कि आपको बेटर वे के अंदर अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो। तो स्टूडेंट्स इसका जो सदर्न पार्ट है, साउथ कोरिया का जो सदर्न पार्ट है, यहाँ पे सिचुएटेड है ईस्ट चाइना सी। यहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट ईस्ट चाइना सी।
तो इस तरीके से लोकेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि यूरेनियम जो बेसिकली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी के पर्सपेक्टिव से, उसके न्यूक्लियर जब यूरेनियम अगर नेचुरल सिचुएशन के अंदर में है तो उसको आप देखिए कि उसकी एक आइसोटोप है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यूरेनियम का जो 235 यूरेनियम 235 आइसोटोप है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है सेंट्रीफ्यूग प्रोसेस है उसके थ्रू में। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स नेचुरल वे के अंदर में जब यूरेनियम का जब प्रेजेंस हुआ करता है तो उसके अंदर में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोटोप्स है उनका प्रेजेंस होता है। एक तो आप देखिए कि इसके अंदर में है 238 है, 238 है वो 0.7% होता है। 235 जो आइसोटोप हो 99% हुआ करता है। हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसके अंदर में 230 जो 5 काइंड को डेट आइसोटोप है उसका रिक्वायरमेंट होता है 3 to 20% के आसपास में। और न्यूक्लियर वेपन्स जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल है उसको डेवलप करना है तो 90% आपको 235 जो आइसोटोप है उसका रिक्वायरमेंट है वो होता है। तो उसी प्रोसेस को बेसिकली बताया गया है कि कैसे गुड यूरेनियम है उसका एक्सट्रैक्शन है वो कैरी आउट होता है, जो कि एक सेंट्रीफ्यूग प्रोसेस है। सेंटर ऑफ द डेट उसके अंदर में उसका प्रेजेंस होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर ऐसे न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर वेपन्स है उसके रिगार्डिंग में यूज है वो किया जाता है। सूरत कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर में सूरत के जो डायमंड वर्कर्स हैं उनके बारे में है। तो सूरत सिचुएटेड है स्टूडेंट्स गुजरात का जो सदर्न पार्ट है गुजरात के, वहाँ पे आप देखिए कि तापी रिवर है वो फ्लो करती है, तापी रिवर के बैंक के ऊपर ही सिचुएटेड है। हमारे कंट्री के अंदर में जो डायमंड वर्क के रिगार्डिंग में, डायमंड का कौन सा वर्क स्टूडेंट्स? डायमंड का कटिंग, डायमंड एक्सट्रैक्शन नहीं है, डायमंड का कटिंग है, डायमंड का पॉलिशिंग है। डायमंड का कटिंग एंड पॉलिशिंग का जो वर्क है वो सूरत के अंदर हुआ करता है, मेजरली वर्क है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए कि रसिया यूक्रेन का जब कन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस समय भी इंडिया के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने का बात किया गया था कि रसिया से जो डायमंड आता है उस डायमंड को आप कटिंग एंड पॉलिशिंग करके वर्ल्ड मार्केट के अंदर में सप्लाई करते हो, तो रसिया के साथ में किसी भी तरीके से रिलेशन है उसको नहीं कैरी आउट करना है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के ऊपर में अटैक किया है। इस तरीके से ऐसा जो डिस्कशन है G7 ग्रुप्स के द्वारा तो बैन भी किया गया था रसिया से आने वाला जो डायमंड है उसको। अगर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेन सोर्स कौन सा है डायमंड का, रो जो डायमंड है वो मिलता है रसिया के अंदर में। अब आपके लिए यहाँ पे फिर से एक होमवर्क है, होमवर्क आपके लिए ये है कि स्टूडेंट्स रसिया के अंदर में वो कौन सा माइंस है जहाँ पे डायमंड मिला करता है। तो जो माइंस का जो नेम है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना, रसिया के जो डायमंड का माइंस हैं। सूरत और भी किस वजह से फेमस हुआ करता है? ये फेमस है 1907 के कांग्रेस सेशन की वजह से, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है जब कांग्रेस के अंदर डिवाइड क्रिएट होता है। तो ये सूरत के बारे में रीड किया न्यूज़ में, आप देखिए कि वर्कर्स का स्ट्राइक है, उनके जो जो उनका पेमेंट है उसको इंक्रीज है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्राइबल पर्सन्स के रिगार्डिंग में है, ट्राइबल्स के द्वारा आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में इनका एक रिलीजन भी हुआ करता था जिसको कि सरना रिलीजन का नाम दिया करते थे। सरना एक डिफरेंट कैटेगरी का प्रैक्टिस भी था। जब सेंसस कंडक्ट होता था तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को सरनाज के अंदर में कैलकुलेट है वो किया करते थे। बट आप देखिए कि ओवर द ईयर्स ये जो प्रोसेस है वो चेंज होता है, ओवर द ईयर्स प्रोसेस को चेंज हुआ था। अभी रिसेंटली डेट छत्तीसगढ़ एंड झारखंड के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा ये लिखा भी गया था कि उनको सरना कैटेगरी के अंदर में ऐड है वो किया जाए, स्पेशल ट्राइबल कम्युनिटीज़ को। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे ट्राइबल पर्सन्स का एक सेक्रेट साइट है डेट रांची के नियर बाई एरिया के अंदर में, जहाँ पे आप देखिए कि फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन की वजह से लोगों के द्वारा उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पॉलिटिकल लीडर हैं सोनिया गांधी, उनके द्वारा एक आर्टिकल है वो लिखा गया है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। उन्होंने एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से 3 ऐसे सी एरियाज हैं, सी जो वर्ड है उसको यूज करते हुए कि 3C का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम प्रेजेंट समय में हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्पैक्ट है वो करता है। तो आप देखिए कि एक तो अपोजिशन के अंदर में है, गवर्नमेंट का पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया होगा, बट ये जो डेट हमारे लिए जो पॉइंट्स बताए गए हैं जिनको कि आप कोई भी एजुकेशन के रिगार्डिंग में क्रिटिकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट आंसर आपको लिखना है तो उसके अंदर में आप यूज कर सकते हो इन पॉइंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इनके द्वारा बताया गया कि सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है वो इंक्रीज हुआ है, कि डेट एजुकेशन के अंदर में कम्प्लीटली जो सेंट्रलाइजेशन है वो इंक्रीज हुआ ओवर द ईयर्स यहाँ पे।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। उसके बाद में आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर में इंटरवेंशन के बारे में बताया गया है इनके द्वारा। सेंट्रल जो हमारा एडवाइजरी बॉडी है डेट एजुकेशन के रिगार्डिंग में, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो उसका मीटिंग नहीं कंडक्ट हुआ है काफ़ी दिनों से, जिसमें सेंटर और स्टेट के जो लोग हैं बोथ उसके स्टेक होल्डर्स हैं। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे पीएम श्री योजना के बारे में भी है इनके द्वारा मेंशन किया गया। राइट टू एजुकेशन के थ्रू जो पेमेंट होना था उसके डिले प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट इनके द्वारा बताया गया है कि ओवर सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज हुआ है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आप देखिए कि डेट एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, एजुकेशन सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट के अंदर ऐड है वो कर दिया गया था, कंकरेंट लिस्ट के अंदर में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब यहाँ पे ओवर सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के बारे में इनके द्वारा मेंशन किया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कॉमर्शलाइजेशन है। कॉमर्शलाइजेशन तो आप देखिए कि एक इम्पैक्ट है वो क्रिएट करता है, यहाँ पे सोसाइटी में डिवाइड भी क्रिएट करता है। किस तरीके से कि जो लोग मोर फाइनेंशियली मोर कॉमर्शियली वे के अंदर एजुकेशन को गेन कर सकते हैं उनको आप देखिए कि बेटर क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्वालिटी टीचिंग का भी प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से सेकंड है यहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन जो ओवर द ईयर्स जो इंक्रीज हुआ है, प्राइवेट स्कूल्स इंक्रीज हुई हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इनके द्वारा बताया गया है कम्युनलाइजेशन की एजुकेशन को कलराइजेशन करना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर में होती है उनके अकॉर्डिंग में इस तरीके से एक्टिविटी को कैरी आउट करना कि उनके जो भी हाईएस्ट पर्सन हैं जिनके नेम के ऊपर वो स्कीम निकालते हैं उन सभी को वो इंक्लूड करते हैं जो डेट्स स्कूल सिलेबस के अंदर में। तो उसी 3 पॉइंट्स के बारे में इनका ये डिस्कशन था। इन पॉइंट्स को आप अपने आंसर्स के अंदर में कोट कर सकते हो जब आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज हैं उसको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रिसेंटली आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जुडिशियल जो इंस्टीट्यूशंस है उसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स को रेज किया गया, जैसे कि रिसेंटली आप देखिए कि जज का जो घर है वहाँ से कैश का मिलता है, कैश काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर में मिलता है। सेकंड स्टूडेंट्स आप देखिए उससे पहले हमारे एक सीजीआई हैं उनके अगेंस्ट में कुछ एलिगेशंस लगे थे, सीजीआई के अगेंस्ट में एलिगेशंस लगते हैं। थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक हाई कोर्ट के जज हैं उनके द्वारा कुछ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो दे दिए गए थे रिसेंटली एक डिस्कशन के दौरान में। और फोर्थ अगर हम डिस्कस करें डेट जुडिशियल प्रोसेस के रिगार्डिंग में, तो उसके ट्रांसपेरेंसी एंड डेट जजेस का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में हुआ करता है। तो इस प्रोसेस को कैसे डील करने का ज़रूरत है, तो इस प्रोसेस के रिगार्डिंग में इनके द्वारा बताया गया है कि जजेज के जितने भी इश्यूज हैं, एक और इश्यू था स्टूडेंट्स यहाँ पे रिसेंटली लोकपाल का जब जुडिक्शन है, लोकपाल जो कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा हाई कोर्ट के जजेस को अपने कंट्रोल के अंदर में बताया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको स्टे किया गया कि लोकपाल के द्वारा इस तरीके से अगर हाई कोर्ट के जजेस को कंट्रोल किया जाएगा ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हार्म है वो करता है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी आया था एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स के द्वारा उसको रेटिफाई किया गया था। फिर आप देखिए उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था कि हमारा जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है उसकी ऑटोनॉमी है, उसका जो इंडिपेंडेंस है उसको ये हार्म है वो कर सकता है। तो क्या ऐसा कैरी आउट किए करने का ज़रूरत है जिससे कि जुडिशियल प्रोसेस के अंदर में रिफॉर्म हो सके। तो स्टूडेंट्स इनके द्वारा बताया गया है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस वैसे किस आर्टिकल के अंदर में मेंशन है, आर्टिकल 312 के अंदर में ये मेंशन है ऑल इंडिया सर्विस के बारे में। और राज्यसभा को क्या स्पेशल पावर होती है, यहाँ पे राज्यसभा को आप देखिए कि कुछ डिफरेंट पावर्स हैं, 2 यहाँ पे डिफरेंट पावर हैं। एक पावर है आर्टिकल 312 के अंदर में अगर ऑल इंडिया सर्विस है उसको क्रिएट किया जाना है उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया सर्विस के रूप से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट किया जाए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट किया जाए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया जाए जो कम्प्लीटली यहाँ पे जुडिशियल डेट वर्किंग प्रोसेस है उसको एग्जामिन करे, उनके अपॉइंटमेंट्स हैं उनके ट्रांसफर्स है उसके रिगार्डिंग में। सेकंड इनके द्वारा यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट के बारे में मेंशन किया गया है कि यूपीएससी इनका रिक्रूटमेंट को कैरी आउट करे, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को कैरी आउट किया जा सके, जिससे कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो बिल्ट हो सके यहाँ पे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जेंडर गैप के बारे में है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर में ही वुमेन को ही जो अनपेड वर्क है, जो हाउस होल्ड का जो वर्क है वो कैरी आउट किया जाना होता है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से बताया गया है। सोशल पर्सपेक्टिव से आप इसको रीड कर सकते हो। जीएस पेपर 1 के अंदर में कोई सोसाइटल पर्सपेक्टिव से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको बेटर वे के अंदर आंसर कर सको कि कैसे वुमेन्स का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, वो तो आप देखिए कि इंक्रीज हुआ है ओवर द ईयर्स, बट स्टिल अर्बन जो वुमेन हैं जो कि कॉरपोरेट सेक्टर या डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क के अंदर में इंगेज हैं, उनको भी हाउस होल्ड वर्क है वो कैरी आउट किया जाना होता है, जो अनपेड वर्क है, जिसका कोई भी आप देखिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई मनी का जो सपोर्ट है वो नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बोध गया टेम्पल के बारे में है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। 1949 का जो बोध गया टेम्पल एक्ट है उसके रिपील के बारे में उनका यहाँ पे प्रोटेस्ट है। सबसे पहले हम रीड करेंगे कि बोध गया का इम्पोर्टेंस है वो क्या है। बोध गया का इम्पोर्टेंस ये है स्टूडेंट्स की जो हमारे भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध को जो एनलाइटमेंट है वो रिसीव होता है, इसी जगह पे उनको ज्ञान का प्राप्ति है वो हुआ था। तो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो उनके लाइफ साइकिल से रिलेटेड हैं, लाइफ साइकिल के इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स आप देखिए कि भगवान बुद्ध हैं वो लुम्बिनी के अंदर उनका बर्थ होता है। कहाँ पे स्टूडेंट? लुम्बिनी नाम का जगह है वहाँ पे। फिर आप देखिए कि बोध गया के वहाँ पे उनको एनलाइटमेंट है, जो ज्ञान का प्राप्ति होता है बोध गया के वहाँ पे। फिर उनके द्वारा अपना फर्स्ट सेरेमन है वो कैरी आउट किया जाता है। फर्स्ट सेरेमन कहाँ पे उनके द्वारा कैरी आउट किया गया था स्टूडेंट? सारनाथ के वहाँ पे। और स्टूडेंट कुशीनगर नाम का जो जगह है, कुशीनगर नाम का जो जगह है, क्योंकि मल्लाज के अंदर में आया करता था कुशीनगर उस समय में, तो आप देखिए कि कुशीनगर जो है वहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण है उसको ये अचीव करते हैं। तो बेसिकली ये 4 प्लेसेज हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड, और भी काफ़ी एरियाज के अंदर में उनका इन्फ्लुएंस है। भगवान बुद्ध का जो वहाँ पे बोध गया के अंदर में जो टेम्पल है, जिनको कि आप देखिए कि टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसके द्वारा किया गया था? टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है अशोका के द्वारा। अशोका उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर अशोका से लेकर स्टूडेंट जो पाला डायनेस्टी है, पाला जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर रूल किया करते थे, देवपाल, गोपाल एंड सॉरी गोपाल उसके फाउंडर हैं, फिर देवपाल हैं, फिर धर्मपाल हैं, ऐसे उनके रूलर्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो पाला डायनेस्टी है इस समय तक वहाँ पे कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस है। फिर आप देखिए कि हर्षवर्धना है जो इन्हीं के लिटिल बिट अर्लियर फेज के अंदर में हुआ करते थे। हर्षवर्धना के समय जो हीन श्यांग नाम के जो पर्सन हैं, हीन श्यांग नाम के जो पर्सन है वो आप देखिए कि इंडिया के लिए आते हैं, हीन श्यांग इंडिया के लिए आते हैं। तो उनके द्वारा भी मेंशन किया गया था कि बोध गया के वहाँ पे भगवान बुद्ध का वो टेम्पल है, जो वर्शिप का जो प्लेस है वहाँ पे आप देखिए कि डेट आलोकेत जो फ्यूचर बुद्धा हैं, आलोकेतेश्वरा जो हैं, उनकी रिगार्डिंग में जो रेलिक्स है उनको रखा गया है। तो स्टूडेंट जैसे ही इंडिपेंडेंस अचीव होता है, बोध गया टेम्पल एक्ट आता है, जिसके वहाँ पे टेम्पल्स के रिगार्डिंग में कमेटी है जो कि डीएम के द्वारा हेड किया जाएगा। 8 मेंबर्स का वो कमेटी होता है। तो उसी को रिपील करने के बारे में कहा गया है कि यहाँ पे ऑटोनॉमी है वो प्रोवाइड किया जाए। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अर्लियर एक चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ऑटोनॉमी को प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में बिल है वो लाया गया था, बट अभी आप देखिए कि जो प्रेजेंट एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया वो जो बिल है वो कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड सिचुएशन के अंदर में है। तो ये बोध गया के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वाटर कंजर्वेशन, जिसको कि हमारे पीएम सर के द्वारा अपने इस मन की बात प्रोग्राम के अंदर में मेंशन किया गया है, और उन्होंने इनिशिएटिव के बारे में भी बताया कि 11 जो बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर है उसको सेव किया गया है लास्ट 8 ईयर्स के अंदर में। अभी रिसेंटली हमारा जो 22 मार्च का जो डे है, 22 मार्च के डे को हम आप देखिए कि किस रूप से सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे के रूप से। तो वर्ल्ड वाटर डे के दौरान में भी हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उनके द्वारा कैच द रेन का जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया था, कि जिससे कि रेन वाटर का हार्वेस्टिंग है वो किया जा सके। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग डेज के बारे में भी, वाटर जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में भी इनके द्वारा मेंशन था। कुछ अदर सिटीज़ हैं जो कि हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल का जो सर्कुलर वे के अंदर में, सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर में एक रोल है वो प्ले करती हैं, या उनके रिन्यूएबल प्रोसेस के अंदर में, जिसमें पानीपत है, तमिलनाडु का एक सिटी है, उसको इनके द्वारा मेंशन किया गया मन की बात प्रोग्राम के अंदर में। और 21 जून का जो डे है जिसको कि हम किस रूप से सेलिब्रेट करते हैं, योगा डे के रूप से। तो स्टूडेंट्स योगा जो डे है उसके रिगार्डिंग में अपना एक थीम है उसको इनके द्वारा बताया गया, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ
योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का अप्रोच है वो बताया गया। लेबर्स के रिगार्डिंग में कॉन्फ्रेंस है, कंटिन्यूस डिस्कशन है वो कैरी आउट किया जाएगा। ये सेंटर के द्वारा अपना रेस्पॉन्स के अंदर में बताया गया है। और नेक्स्ट अगर हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो जापान को वहाँ पे पहुँचे हैं, जापान के साथ में डिस्कशन किया गया कि चाइना का जो एग्रेशन है वहाँ पे वाटर बॉडीज़ के अंदर में उसको आप डिफेंड कीजिए। पाकिस्तान के वहाँ पे खैबर पख्तूनवा नाम का जो प्रोविंस है, खैबर पख्तूनवा, और आप देखिए कि बलूचिस्तान जो प्रोविंस है जहाँ पे कंटिन्यूस वहाँ पे अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, आर्मी के ऑपरेशंस देखने के लिए मिलेंगे। तो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर्सनस को उनके द्वारा एलिमिनेट किया गया है, ये बताया गया। सीरिया के बारे में है, सीरिया के पावर प्रोसेस के बारे में ही मेंशन है। और स्टूडेंट्स ये कुछ फार्मास्यूटिकल सेक्टर के रिगार्डिंग में है, अभी एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईरान के साथ में डिस्कशन के रिगार्डिंग में, यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया न्यूक्लियर डील को आप कैरी आउट कीजिए, नहीं अदर वे यूएस उसके अगेंस्ट में रिटेलिएट है वो कैरी आउट करेगा। और आप देखिए कि हमास एंड इजराइल का यहाँ पे डिस्कशन है जो कि कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। कुछ और भी न्यूज है स्टूडेंट्स, यूएस के द्वारा स्ट्राइक कैरी आउट किया गया सोमालिया, जो कि आप देखिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, सी पायरेसी को कैरी आउट होता है वहाँ पे, सी जो ट्रेड जो कैरी आउट होता है स्पेशली रेड सी के एरिया के अंदर में या अदर एरिया से, तो वहाँ पे आप देखिए कि पायरेट्स हैं जो अटैक करते हैं। तो सोमालिया के वहाँ पे एक जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगेंस्ट में यूएस के द्वारा स्ट्राइक है उसको कैरी आउट है वो किया गया है। टर्की के वहाँ पे प्रोटेस्ट है, तो टर्की के वहाँ पे एक स्वीडिश रिपोर्टर को प्रेसिडेंट के इंसल्ट के रिगार्डिंग में जेल किया गया, अपोजिशन के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है टर्की के वहाँ पे। एंड रसिया के द्वारा, यूक्रेन के द्वारा रसिया को वॉर क्राइम के रिगार्डिंग में अक्यूज्ड है वो बताया गया। तो दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर, जिनको कि हमने डिस्कस किया। जो होमवर्क आपसे पूछा गया है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।